दिस इज शिखा एंड वेलकम टू माय चैनल बायोरेप्टिका में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वायरसेस में हमारे आज आपको बताएंगे कोरोना वायरस के बारे में। वायरस का मतलब ही होता है विष यानी पॉइजन। तो वायरस, इसीलिए इसको वायरस कहा जाता है। वायरस को सबसे पहले डी इवानोव्स्की ने 1892 में टोबैको के लीव्स में देखा कि कुछ जाल सा ऐसे बना हुआ था। तो उन्होंने ये बताया कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इस टोबैको के प्लांट में प्रेजेंट है और ये इसको खाते हैं। फिर इसके बाद में मार्टिनस ने इसको आइसोलेट किया और इसका नाम वायरस रखा। वायरसेस सबसे पहले तो ए सेलुलर होते हैं। इसमें कोई भी सेल नहीं होती है, कोई सेल वॉल नहीं होती है। वायरसेस में प्रोटीन होती है। वायरसेस किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। और जैसे ये एक बैक्टीरियोफेज का एग्जाम्पल है। बैक्टीरियोफेज, दिस इज बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज वायरस, इसका नाम ही है बैक्टीरियोफेज। फेज मीन्स टू ईट। ये बैक्टीरिया को भी खा जाता है। तो बैक्टीरियोफेज में क्या होता है, ये जो ऊपर की लेयर होती है इसमें सिर्फ ये जो ऊपर का बना होता है ये प्रोटीन का बना होता है। बैक्टीरिया जो होता है वो प्रोटीन की कवरिंग होती है और इसे कैप्सिड कहते हैं। इसे कैप्सिड कहा जाता है। ये प्रोटीन की बनी होती है, इसे कैप्सिड होती है। बैक्टीरिया में या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा और या तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। और इनमें से कोई एक चीज ही होती है। ये अनुवांशिक होते हैं। अनुवांशिक जो मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल, ये या तो एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। तो ये होता है बैक्टीरिया में। और इसके अलावा इसमें कोई सेल वॉल, कोई सेल मेम्ब्रेन कुछ नहीं होता है। वायरसेस आर डेड। ये मृत होते हैं। इन्वायरमेंट में वायरसेस डेड होते हैं। इसमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। बट अब ये वर्क कैसे करते हैं? अब हम बात करते हैं इम्यूनिटी की। तो इम्यूनिटी की बात करते हैं। इम्यूनिटी को कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो अब होता क्या है, हमारे ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं जिन्हें WBC कहते हैं। ये 5 तरह की होती हैं, लेकिन इन व्हाइट ब्लड सेल्स में लिम्फोसाइट्स होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये लिम्फोसाइट्स जैसे अनवांटेड कोई भी हमारी बॉडी के पास कोई भी अनवांटेड पार्टिकल जैसे बैक्टीरिया या वायरस कुछ भी अटैक करता है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो ये लिम्फोसाइट्स उसको ढूंढ के उसको किल करते हैं हमारी बॉडी में। तो लिम्फोसाइट्स की वजह से हमको कोई डिसीज नहीं हो पाती। जो नॉर्मल वायरस बैक्टीरिया से नॉर्मल जो डिसीज होने वाली होती है वो मोस्ट ऑफ लिम्फोसाइट्स की वजह से नहीं हो पाती है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में
बैक्टीरिया या वायरस जो भी अनवांटेड होते हैं उनको ये किल करता है। तो लिम्फोसाइट्स की वजह से, और जिस लिम्फोसाइट्स की वजह से हमारी बॉडी, इसी को ही बोलते हैं इम्यूनिटी। ये लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप करते हैं। जैसे अगर कोई भी अनवांटेड पार्टिकल, वायरस या बैक्टीरिया हमारे बॉडी पे अटैक करता है और वो हमारे लिए हार्मफुल है, तो ये लिम्फोसाइट्स उस वायरस या बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज करके उसके थ्रू उसके अपोजिट एक एंटीबॉडी का निर्माण करता है, और वो एंटीबॉडी क्या करती है, उस वायरस या बैक्टीरिया को किल करती है। तो लिम्फोसाइट्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिम्फोसाइट्स की वजह से ही हमारे शरीर में एंटीबॉडीज का डेवलप होता है, और इसी को ही कहते हैं इम्यूनिटी। जैसे इसी से ही हमारी शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और हम और स्ट्रांग हो पाते हैं ताकि रोगों से लड़ने के लिए सक्षम हो सके। अब ये वायरस और ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये हम सबसे पहले इसका जो स्टेप्स, ये कैसे हमारे बॉडी में जाता है। सबसे पहले ये रिस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू हमारे स्लाइवा में जाता है। स्लाइवा में जाने के बाद ये हमारी बॉडी में जाता है। बॉडी में जाने के बाद ये ऑर्गन्स में जाता है। ऑर्गन्स में जाने के बाद ये वहाँ पे सेल्स में जाता है, एंड देन सेल्स में जाने के बाद ये न्यूक्लियस में जाता है। न्यूक्लियस में जाता है। ये न्यूक्लियस में जाने के बाद साइटोप्लाज्म में नहीं जाता, ये न्यूक्लियोलस में जाता है, जहाँ पे डीएनए या आरएनए, डीएनए आरएनए होते हैं, जहाँ जेनेटिक मटेरियल होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। ये वहां जाते हैं और जेनेटिक मटेरियल को डीएनए आरएनए में ये एंटर कर जाते हैं, और जैसे डीएनए रेप्लिकेट करता है, आरएनए रेप्लिकेट करता है, ये वायरसेस भी हमारी बॉडी में रेप्लिकेट करके और उनकी ग्रोथ को बढ़ाता है, और इससे हमारे शरीर को नुकसान होता है और जो डिसीज हम लोग को हो जाती है। तो ये तो हो गया कि वायरस कैसे हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है। अब बात करते हैं ये वायरस एंटर करता है हमारी बॉडी में, कैसे एंटर करता है। ये तो प्रोटीन, ये जो लेयर होती है वायरस की ऊपर लेयर होती है, सिर्फ प्रोटीन का बना होता है। इसमें कोई सेल वॉल, कोई सेल मेम्ब्रेन कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक प्रोटीन का ऊपर का बना हुआ आवरण होता है, जिसे कैप्टिन कहते हैं। कैप्टिन कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर जैसे कोई वायरस एंटर किया, तो ये जो कैप्सिड कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, ये वायरस हमारे बॉडी में एंटर किया तो अपनी ये प्रोटीन लेयर को ये बॉडी के अंदर सबसे पहले ये डिसॉल्व कर देता है। हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन, ये नॉर्मल प्रोटीन होती है, जो हम लोग प्रोटीन खाते हैं वही वाली नॉर्मल प्रोटीन होती है, तो ये इजीली डिसॉल्व हो जाती है। इसको बहुत, और ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती है। हार्मफुल क्या होता है इसका, ये जेनेटिक मटेरियल जो इसके अंदर डीएनए या आरएनए जो भी प्रेजेंट होता है, ये हार्मफुल होता है। तो ये हमारे बॉडी के अंदर गया प्रोटीन वायरस, और इसकी जो प्रोटीन की लेयर है वो हमारे शरीर में डिसॉल्व हो जाती है। जो इसका ये डीएनए आरएनए जो मटेरियल है, ये सबसे पहले एंटर करता है बॉडी में, और फिर ऑर्गन्स में, ये न्यूक्लियस में जाके डीएनए में घुसता है। यही डीएनए आरएनए ये एंटर कर जाता है डीएनए आरएनए को, और उसी जेनेटिक मटेरियल के थ्रू ये रेप्लिकेट करता है, और इससे हमारे बॉडी में एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। ये पहले तो डेड फॉर्म में होता है, बट जैसे हमारी बॉडी में एंटर करता है, इसकी प्रोटीन डिसॉल्व हो जाती है, इसका जेनेटिक मटेरियल हमारे जेनेटिक मटेरियल के में एंटर करता है और रेप्लिकेट करता है,
जिससे ये एक्टिव फॉर्म में हो जाता है और इसीलिए हम कहते हैं कि वायरसेस बाहर डेड होते हैं बट किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाने से ये लाइव हो जाते हैं। बात करते हैं कोरोना वायरस की। तो कोरोना का मतलब होता है वृत्त। वृत्त मीन्स कवर्ड, और डिसीज नेम होता है कोविड-19। कोरोना से जो डिसीज फैली है उसको कहते हैं कोविड-19। वायरस नाम है इसका SARS-CoV-2। सार्स की फुल फॉर्म होती है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और इस कोरोना वायरस को हम लोग बीटा वायरस भी कहते हैं। बीटा वायरस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बैट से फैला है। ये चीन के वुहान सिटी से निकलकर वहाँ की फूड स्ट्रीट मार्केट से निकलकर ये चमगादड़ों के थ्रू निकला है, जिसे हम लोग बीटा वायरस भी अब इसका नाम रखा गया है। और ये कोरोना का स्ट्रक्चर होता है, ये कवर्ड होता है, इसलिए इसको कोरोना नाम दिया गया है। 11 मई को WHO ने इसको पैंडेमिक घोषित किया। अब इसमें स्टेजेस होती हैं, जैसे जब कोई वायरस होता है और उसको फैलता है, जब पूरे स्प्रेड होता है तो उसको 3 नामों से बताया जाता है। पहला है एपिडेमिक, दूसरा है पैंडेमिक और तीसरा है थर्ड वन इज एंडेमिक। फर्स्ट इज एपिडेमिक। एपिडेमिक में क्या होता है, जब कोई वायरस किसी एक कम्युनिटी को इफेक्ट करता है, किसी से निकलकर एक कम्युनिटी से निकलकर कई कम्युनिटी में इफेक्ट करता है, तो उसको एपिडेमिक वायरस कहते हैं। जब वो लोकल एरिया से निकलकर जब एक कम्युनिटी से दूसरी कई कम्युनिटी को इफेक्ट करता है तो उसे एपिडेमिक स्टेज में रखा जाता है। पैंडेमिक स्टेज में क्या होता है, जब कोई वायरस एक लोकल एरिया से निकलकर कई कम्युनिटी को स्प्रेड करता है और कई कम्युनिटी से पूरे वर्ल्ड में फैलता है, पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है, तो इसको बोलते हैं पैंडेमिक स्टेज। थर्ड वन इज एंडेमिक। एंडेमिक स्टेज में क्या होता है, इसमें सिर्फ एक लोकल एरिया से निकलकर कुछ स्पेसिफिक एरिया होता है जिसको इफेक्ट करता है, इसको बोलते हैं एंडेमिक। सिर्फ कुछ ही लोकल जो होते हैं कम्युनिटी होते हैं उन्हीं को इफेक्ट करता है, तो इसलिए से एंडेमिक कहते हैं। तो ये 3 स्टेजेस हैं और WHO ने 11 मई को इसको पैंडेमिक डिसीज घोषित किया है कि ये पैंडेमिक है, ये पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो चुकी है। अब हम बात करते हैं इसके स्टेजेस की। तो स्टेजेस इसके हैं, फर्स्ट स्टेज, जब स्टेज फर्स्ट होता है तो इसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इसका कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन 10 से 15 दिन का होता है, डेज। इसमें आदमी को पता भी नहीं चलता कि इसको कोरोना डिसीज है और 10 से 15 दिन उसको इंक्यूबेट होने में लगते हैं। सेकेंड स्टेज में इसको आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। इसका आइडेंटिफिकेशन होता है एंड मल्टीप्लिकेशन होता है। थर्ड स्टेज में वायरस स्प्रेड होने लगता है, जो कि सबसे डेंजर स्टेज यही होती है। ये सबसे पीक पॉइंट पे होता है, सबसे ग्रोथ इसी में होती है। इसमें एक वायरस कई सारे लोगों को इफेक्ट कर सकता है, मतलब एक वायरस 50 लोगों को भी इफेक्ट कर सकता है। स्टेज 4 एंड स्टेज 5। इसलिए अब हम बात करते हैं स्टेज 4th और 5th की। तो ये होता है रिकवरी पीरियड।
मतलब इसमें फिर से रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। तो ये इसके थ्रू इस इन सब स्टेप्स के थ्रू ये वायरसेस फैलता है। और अभी तक तो इसकी कोई वैक्सीन डेवलप हुई नहीं है, बट प्लाज्मा टेक्निक कुछ और टेक्निक्स का यूज करके, हाँ, सबसे ज्यादा ये वायरस किन को इफेक्ट करता है, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है ये वायरस जिनकी इम्यूनिटी एकदम लो होती है। जिनकी इम्यूनिटी लो होगी, जिनकी इम्यूनिटी लो होगी उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा। जैसे हार्ट अटैक, जिनको भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है, जिनको भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम रहती है, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, उनको कोरोना वायरस सबसे ज्यादा इफेक्ट